Hold up. Wait a minute. Final gates to open to a new tomorrow. Moving in slow motion, following Buen toma toma. फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया शानदार एनिमे लेके आ चुकी है। और जैसा कि आप लोगों का लगातार कंप्लेन रहता था कि ऑलरेडी ये एनिमे एक्सप्लेन हो चुकी है तो कोई नया एनिमे लेके आओ, तो हमारी टीम ने इस बार ट्राई किया है कि काफी ज्यादा लेटेस्ट एनिमे लेके आ सके। अब भी अगर ये एनिमे आपने कहीं पे देख लिया है तो यार माफ करना, क्योंकि ये एनिमे अभी भी ऑन गोइंग एनिमे ही है। अब ये भी एक्सप्लेन आपने देख लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एनिमे सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर आप लोगों को भी मजा आता है रीइंकार्नेटेड एनिमेज देखने में तो ये एनिमे एक नया ऑनगोइंग एनिमे होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टोरी में स्टार्ट होते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मारी होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है क्योंकि उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला होता है। उसके जो मम्मी पापा थे जब आते हैं तो उसके हाथ में वो अपने छोटे भाई को देखती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम है शियोन। इसी के साथ 3 साल बीत जाता है और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। जब भी मम्मी पापा घर से बाहर रहते हैं तो ये दोनों साथ ही में एंजॉय किया करते हैं। घर पे आने के बाद जब पेरेंट्स इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोगों का दिन कैसा रहा, तब शियोन सारा क्रेडिट मारी को दे दिया करता है कि मेरे पास बड़ी बहन है, इसी वजह से मुझे कोई भी टेंशन नहीं होता। और मारी को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन दिन प्रतिदिन मारी एक चीज नोटिस करती है कि जो शियोन है वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह हरकतें नहीं किया करता है। उसकी काफी ज्यादा जो हरकतें हैं वो एक एडल्ट की तरह है। कभी कभी तो वो अपने छोटे भाई को काफी अजीब सी हरकतें करते हुए देखती है, जैसे कि फायरबॉल मैजिक को ट्राई करते हुए देखना, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर भी कर देती है। एक समय में जब ये सारे लोग आराम से डिनर को एंजॉय कर रहे थे तो शियोन डायरेक्टली अपने फादर से पूछता है कि क्या इस दुनिया में कोई राक्षस भी पाए जाते हैं, जिसपे उसके फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है। ये जो हमारा घर है ये काफी ज्यादा सेफ जगह पे है, इसलिए हम लोग तुम्हें बाहर जाने भी नहीं देना चाहते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन शियोन के फेस से हम लोग देख के बता सकते हैं कि उसको ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, वो तो बाहर जाके एंजॉय करना चाहता है। इसी बातों बातों में जो शियोन था वो अपने फादर से ये भी पूछता है कि क्या अलग अलग टाइप के मैजिक बीस्ट और परियां भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसे नॉर्मल लोग जो है हंटर्स वो हंट कर लिया करते हैं, इसलिए उनकी जो आबादी है वो विलुप्त होने की कगार पे है। तो एक्साइटेड होते हुए शियोन अपने फादर से एक और सवाल पूछता है कि क्या इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वर्ड को घर में कोई भी नहीं जानता था और उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, ये किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो। शियोन जैसे ही सुनता है कि इस दुनिया में मैजिक को कोई जानता ही नहीं है तो उसका मुंह उतर जाता है और उस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने परिवार में इस चीज का जिक्र नहीं किया। इसी के साथ 3 साल और बीत जाते हैं और मारी जो थी अपनी ट्रेनिंग जोरों शोरों से बढ़ा दी थी। उसे इस तरीके से ट्रेन करते हुए देख के शियोन पूछता है कि तुम इतना ज्यादा ट्रेन क्यों कर रही हो। तो मारी बोलती है कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। लेकिन जो शियोन था वो बिल्कुल भी घुल मिल के यहाँ पे रहना नहीं चाहता था और इसलिए वो थोड़ा कटा कटा रहने लग गया और इस चीज को मारी भी नोटिस कर ली थी। मारी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपनी 2
दोस्त रोज के साथ भी ट्रेनिंग करना चाहती है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है क्योंकि वो उतनी ताकतवर नहीं है। इसी बीच अचानक से एक लेक में इन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो जो मारी थी वो शियोन को भी इस जगह पे लेके आ जाती है दिखाने के लिए कुछ, और बोलती है कि प्लीज फादर को कुछ भी मत बताना। शियोन का इस चीज को सोच के फटा हुआ था कि अगर फादर और मदर को पता चल गया कि हम लोग शाम के समय पे इतने दूर आए हुए हैं तो वो लोग डांटेंगे हमें, लेकिन मारी उसे बोलती है We don't care. कि तुम उस पर ध्यान मत दो, थोड़ा देर वेट करो और मैजिक देखो। उसके ये चीज बोलते ही नदी में से काफी ज्यादा चमकदार रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखता है शियोन तो वो भी काफी ज्यादा मेस्मराइज हो जाता है और वो मारी से बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से देखने को मिला और क्या तुमने फादर और मदर को इसके बारे में बताया है? तो मारी बोलती है कि हाँ, सबसे पहले मैंने उन्हें ही बताया, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसे नहीं देख पाए, और मैं ये चीज सोच के खुश हूँ कि तुम भी बाकियों की तरह नहीं हो और तुम मेरी तरह इसे देख पा रहे हो। तो शियोन बोलता है हो सकता है ये एडल्ट्स नहीं देख पा रहे हो। तो मारी बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाने का कोशिश किया लेकिन उन्हें भी ये चीज नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं ये मैजिक है। शियोन इस चीज को सुनता है और बोलता है कि तुम्हें याद था, और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो मारी बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी बताई हुई हर चीज याद रहती है, चलो हम तुम्हारा सपना पूरा करने का ट्राई करते हैं। इसके बाद से ये दोनों काफी जल्दी खाना खत्म करने के बाद लेक के पास जाना शुरू कर देते हैं, और इनके पेरेंट्स भी इस चीज को नोटिस करते हैं। इन लोगों ने सोच लिया था कि जब भी ये मैजिक का जो गोला है वो ऊपर आना शुरू करेगा तो ये नदी के जो जितने भी मछली है उसको फिशिंग करने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार इस मैजिक का स्रोत कहाँ पे है। इस चीज के ट्राई में इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले एक बार हम लोग फिशिंग करने का ट्राई करेंगे जब ये मैजिक नहीं हो रहा होगा, फिर एक बार ट्राई करेंगे जब ये सारा मैजिक हो रहा होगा। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। दिन के समय में जब ये लोग उस नदी से काफी सारी चीजें निकालते हैं तो इन्हें कुछ भी अलग पता नहीं चलता है। उतना में जो मारी की दोस्त रोज थी वो वहां पे आ जाती है। वो बोलती है कि हे मारी, तुम इस बकेट से कौन सी ट्रेनिंग कर रही हो? तो मारी बोलती है कि कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ पे ऐसे ही कुछ ना कुछ देखने की ट्राई कर रहे हैं। तभी जो शियोन था वो रोज को देखता है और उसे वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। फिर मारी बताती है कि जो रोज है वो एक कॉमनर है, लेकिन इसे थोड़ा बन के बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। रोज उसे बोलती है कि ये सारी चीजें बताना तुम्हें जरूरी था क्या? फिर शियोन और रोज आपस में काफी अच्छे से बात करते हैं, जिसे मारी देखती है तो उसे काफी ज्यादा जेलस फील होता है। फिर मारी रोज को बता देती है कि जो शियोन है उसे भी ये मैजिक के गोले दिखाई देते हैं। तो रोज बोलती है कि अच्छा, तो तुम भी एक चूजन वन हो। फिर शाम हो जाती है और जब वो मैजिक के गोले बाहर निकलना शुरू करते हैं तो ये लोग वो सारी चीजें नदी में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि इन्होंने दिन में निकाली थी। और ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे ही पानी में वो लोग बाहर निकाल ले रहे हैं उन चीजों को, तो उसमें से वो मैजिक परफॉर्म नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रोज बताती है कि इस नदी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रजाति पाए जाते हैं, तो तुम बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे कि आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है। तो शियोन बोलता है कि ऐसा है तो मैं खुद ही अंदर घुस के पता करने वाला हूँ, और वो अपने कपड़े उतार के नदी में जाना शुरू कर देता है। उसे इस तरीके से खतरा लेते हुए देख के जो मारी थी वो भी उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही ये दोनों नदी में घुस जाते हैं तो अपने हाथ से उस मैजिक के गोलों को टच करके फील करते हैं और इन्हें वो काफी ज्यादा वार्म लगता है। शियोन पानी के अंदर झांक के देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और शियोन बोलता है हो सकता है कि ये जो भी चीज की वजह से हो रहा हो वो मूविंग क्रिएचर है, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे इधर उधर होते हुए मुझे मूव फील हो रही है। उतने में जो रोज थी वो बोलती है कि मेरे को एक रेयर मछली मिल गई। ये एक मेल टाइप की मछली है और ये आमतौर पर नदी के काफी अंदर पाई जाती है, लेकिन प्रजनन के टाइम पे ये ऊपर आ जाती है। और फिर उस मछली को इन्होंने जो पहले से एक फीमेल मछली पकड़ी हुई थी उसके साथ रख देते हैं, और जैसे ये दोनों मछली उस बकेट में आती है तो मैजिक स्टार्ट हो जाता है और चमकदार गोले ऊपर निकलना शुरू कर देते हैं। तो शियोन समझ जाता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। दो प्यार करने वाले जोड़े अगर साथ में आ जाए तो मैजिक का आविष्कार होता है। Come on, man. तो जो मारी थी वो बोलती है अच्छा, अब मैं समझ गई, इसका मतलब शियोन और मेरे को शादी करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग मैजिक को पैदा कर पाएंगे। तो यहाँ पे शियोन बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, हम लोग भाई बहन है तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मारी अभी भी इतनी समझदार नहीं हुई है कि उसे इस चीज के बारे में पता चल सके। फिर सीन अगले दिन का आता है जहाँ पे मारी रोते रोते शियोन को बताती है कि उसकी मदर ने उसे काफी ज्यादा डांटा है क्योंकि उसने ये सारी बातें उनको भी बताई थी। तब शियोन बताता है कि देखो, तुम अजीब सी बातों करोगी तो वो तो डांटेंगी ही ना। तो मारी बोलती है कि इसमें गलत क्या है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो शियोन बोलता है कि देखो, हमेशा रहने के लिए तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऐसे भी साथ रहने ही वाले हैं। तो मारी बोलती है कि अगर हम लोग शादी नहीं करेंगे तो मेरे को कहीं और शादी जबरदस्ती करवा दिया जाएगा, तब तो हम लोग अलग ही हो जाएंगे। तो शियोन बोलता है हक करते हुए उसे कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं यहाँ से जाने वाला हूँ, और उसको लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। इन दोनों को इतने अच्छे मिलाप को देखते हुए अचानक से जो शियोन था वो चमकदार होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक रोशनी निकलने लग जाती है जो कि मारी भी देख पा रही होती है। मारी बोलती है कि कहीं इसको ही मैजिक तो नहीं बोलते हैं। तो शियोन बोलता है शायद से जब मैंने ये चीज बोला कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी शादी
नहीं करूंगा। तो ये एक तरह का कन्फेशन हो गया। तो इसी वजह से हो सकता है कि मैजिक एक्टिवेट हो गया हो। इस चीज को सुन के जो मारी थी वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और उधर से भाग जाती है। शियोन उसको जाने के बाद सोचता है कि किस तरीके से इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके फ्रेमवर्क्स अभी भी इस जगह पे जिंदा है। तो वो चाहे तो मैजिक को प्रोड्यूस तो कर ही सकता है। और वो बोलता है कि अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद पता चल गया। वो इस दुनिया में इसलिए रीइंकारनेट हुआ है ताकि इस दुनिया में मैजिक को पैदा कर सके और दूसरे शब्दों में आविष्कार कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक जवान लड़के को देखते हैं जो कि किताबों के भंडार के बीच में बैठते हुए बोल रहा होता है कि चलो ये समय आ गया है। मैंने सुना था कि 30 साल तक अगर कोई लड़का वर्जिन रह जाता है तो उसके अंदर मैजिक की कैपेबिलिटीज आ जाती है, और आज मेरा 30 साल कंप्लीट हो चुका है तो मैं ये ट्राई करूंगा। और फिर वो अपने हाथ को आगे करते हुए एक मैजिक स्पेल पढ़ता है, फायर बॉल, लेकिन उसमें से कोई भी आग नहीं निकलती। इस चीज को देखते हुए वो एकदम शांत सा पड़ जाता है और वो काफी सारे अलग अलग ट्रिक्स का अपनाए करता है जिससे वो मैजिक को अपने अंदर से निकाल सके, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में वो हार मान जाता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मैजिक की सोचते हुए ही खत्म कर दी। और वो एकदम निराश होते हुए अपने कमरे की ओर जाना शुरू कर देता है, लेकिन बीच में ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक मैजिक को पाया भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो सारे व्यूअर्स को भी बोलता है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा एकदम निराशाजनक थी। मैं हमेशा अकेले ही रहा करता था, लेकिन एक चीज मुझे हमेशा खुश रखती थी, ये सोच कि 30 साल तक अगर कोई वर्जिन रह जाता है तो उसके अंदर मैजिक कैपेबिलिटीज आ जाती है। और मैं उस चीज पे विश्वास कर लिया था, वही चीज मुझे हमेशा मोटिवेट रखती थी। लेकिन तुम लोग अगर ट्राई नहीं करोगे तो कैसे तुम्हें पता चलेगा। लेकिन लगता है कि आज मेरी जिंदगी खत्म होती है। और ये दरअसल और कोई नहीं, शियोन का ही पास्ट लाइफ था। इसके बाद ही शियोन इस दुनिया में रीइंकारनेट हो जाता है, और क्योंकि वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता रहता है उसे ऐसा लगता है कि वो मैजिक भी कर पाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में भी मैजिक नहीं है। और शियोन को इस चीज को सुनने के बाद भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसका सेकंड जो मौका था वो भी एक जा चुका है उसके हाथ से। वो काफी सारी किताबें भी पढ़ता है इस दुनिया में और 3 साल तक एकदम शांत रह जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लगभग 6 साल की उम्र में ही मैंने अपने जीने का मकसद खो दिया था। लेकिन जब से शियोन को पता चला है कि इस दुनिया में भी थोड़ा बहुत मैजिक को निकाला जा सकता है तो वो काफी ज्यादा खुश है और वो अपने हाथों से फिर से फायर बॉल का स्पेल पढ़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। शियोन बोलता है कि पता नहीं यार, ऐसा कब मेरे को कुछ जानने का मौका मिलेगा, लगता है मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। उतने में जो मारी थी वो बिना गेट खटखटाए उसके कमरे में घुस आती है। तो शियोन उसे बोलता है, अरे यार नॉक तो किया करो। तो मारी बोलती है कि तुम ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कर रहे थे कि इतना शर्मा रहे हो। फिर शियोन कुछ बोल नहीं पाता है। फिर उसके बाद मारी उसके बगल में बैठ जाती है। तो जो शियोन था कुछ ट्राई करने का सोचता है और उसे डायरेक्टली आई लव यू बोल देता है, जिससे मारी शर्माने लग जाती है। और उतने में शियोन का हाथ जो था वो मैजिक से भर जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि मैं जब भी ऐसा कन्फेस करूंगा तो मेरे अंदर मैजिक फ्लो करेगा। जिसकी वजह से हमारी गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम जब मन चाहोगे तो आप झूठ बोल दोगे। तो शियोन बोलता है कि अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर का जो भी फीलिंग्स था वो एकदम सच्चा ही था। और जितने लोग भी यहाँ सोच रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन आपस में इतने ज्यादा अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि शियोन और मारी बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है। शियोन जो है वो अडॉप्टेड है और ये आगे चल के आपको स्टोरीज में पता चलेगा, लेकिन मैंने अभी बता दिया क्योंकि मुझे भी ये चीज देखते देखते काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। शियोन जैसी ये चीज बोलता है तो जो मारी थी वो चुपचाप मान लेती है। शियोन ने अपनी रियल फीलिंग्स बताई है और शियोन मन में सोचता है कि इसको मनाना कितना आसान है। फिर जो मारी थी वो उससे पूछती है कि तुम्हें और भी कुछ इसके बारे में पता चला। तो शियोन बोलता है कि अगर इसी तरीके से बस कन्फेस करने से ये मैजिक बाहर निकलेगा तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुझे कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा। और वो अपने बहुत सारे जो इमोशंस थे उसको ट्राई करने लग जाता है, जैसे गुस्सा, उदासी और खुशी। और इस सभी चीजों को वो ट्राई करता है तो उसका शरीर पूरी तरीके से चमकना शुरू कर देता है, जिसे देख के मारी भी खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने कर दिखाया शियोन। जिसपे शियोन बोलता है कि हाँ, ऐसा कर तो लिया, लेकिन इससे क्या ही होगा, मैंने तो बस अभी अपने शरीर को चमकाना सीखा है, लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों से मैं थोड़ा अलग हो चुका हूँ। फिर मारी उसके सर पे टैप करते हुए चली जाती है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इसी के साथ कुछ दिन बीतता है और शियोन हमें बताता है कि उसने इतने दिनों में कुछ मैजिक के बारे में और भी चीजें पता की है, जैसे मैजिक इस दुनिया में हमारे इमोशन से तब्दील होता है। दूसरी ये चीज कि तुम दिन में एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अपनी मैजिक कैपेबिलिटीज को पा सकते हो, और अगर तुम अपने पूरी मैजिक को पूरा दिन का यूज कर लेते हो तो तुम्हारी विल पावर भी खत्म हो जाती है। और तीसरी ये चीज कि अगर तुमने अपनी मैजिक कैपेबिलिटीज पूरी तरीके से खत्म कर दी तो तुम्हारा जो लिमिट है वो भी बढ़ जाता है। और चौथा ये चीज कि जिसके अंदर मैजिकल कैपेबिलिटीज यूज करने का ताकत नहीं है वो इस चीज को देख ही नहीं सकते, और जिनके अंदर है यानी कि चूजन वन वही इस चीज को देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मारी और रोज ही इस चीज को देख पा रहे थे।
और इसके पेरेंट्स नहीं देख पा रहे थे। और फिर उसके बाद शियोन हमें बताता है कि अभी तक उसने मैजिक के बॉल्स बनाना नहीं सीखा है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बुरी बात है। और फिर से वो ट्राई करना शुरू कर देता है। अलग अलग तरीके को अपनाने के बाद उसे ये पता चलता है कि मैजिक और लॉजिक्स को अगर वो साथ में यूज करे तभी जाके वो कुछ ना कुछ कर पाएगा। और फिर वो अपने इमोशंस को उल्टी तरीके से यूज करता है और अपने बाएं हाथ में ऐसा फील करता है कि अगर हाथ में लाइट चमकने लग जाए तो काफी ज्यादा खुश होगा। और ये सोचते ही उसके हाथ चमकने लग जाता है एक मैजिक बॉल से, जिसे देख के वो काफी ज्यादा छोटा और अजीब सी स्माइल निकालता है। और एक्साइटेड होते हुए वो उस मैजिक बॉल को सीधा दीवार में पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर पावर आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके हाथ में उल्टा चोट ही लग जाता है और बोलता है कि अरे यार, लगता है वो वाली ताकत नहीं है ये, मैं अभी बस चमका ही सकता हूँ अपने हाथ को, लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। इसी के साथ जो शियोन है वो अपने लिमिट को पुश करना डेली शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास एक हाई एमपी बन सके मैजिक को यूज करने की। और दिन प्रतिदिन वो प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। एक समय में जो इनके फादर रहते हैं वो मारी, रोज और शियोन को अपने गार्डन में लेके आ जाते हैं और वहाँ उन्हें बोलते हैं कि अब तुम्हारी स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इस दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर लोग भी रहते हैं और अपने आप का बचाव करने के लिए तुम्हें ये चीज सीखना ही होगा। लेकिन शियोन इस चीज में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा होता है और उसे बस अपने कमरे में जाके मैजिक की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो बोलता है अपने फादर को कि मुझे ये नहीं सीखना, जिस पर उसका फादर बोलता है कि बेटे, यहाँ सिर्फ तुम्हें इंसानों से ही नहीं लड़ना रहता, मॉन्स्टर्स भी आते हैं, जिसके लिए तुम्हें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तलवारबाजी तो सीखनी पड़ेगी। रोज भी इस चीज को सीखने के लिए तैयार होती है और मारी शियोन को बोलती है कि तुम सबसे अपना बेस्ट देना। फिर इन तीनों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे कुछ देर बाद जो शियोन था वो बुरी तरीके से जमीन पे पड़ा हुआ होता है और उसके फादर भी उसे देखते हुए बोलते हैं कि बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होगा तलवारबाजी की, लेकिन रोज के अंदर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन की टैलेंट देख पा रहा हूँ, ये सच में काफी अच्छा करेगी। दूसरी तरफ जो मारी थी वो तो काफी ओवर एक्साइटेड थी, वो सीधा तगड़ा हमला करने के लिए अपने फादर के ऊपर तैयार हो जाती है। लेकिन उसके फादर इजीली इस चीज को डॉज कर लेते हैं और उसके सर पे थोड़ा सा लकड़ी टच करते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत गया, तुम्हारे मूवमेंट काफी ज्यादा तेज है और तुमने तब वार किया जब मेरा ध्यान नहीं था, जो कि काफी अच्छा चीज है, तुम काफी अच्छे से इंप्रूव करोगी मारी। जिसे सुन के जो मारी थी वो खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं और भी प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन जो शियोन था वो तो अपने मैजिक के ऊपर ही खोया हुआ था। शियोन ऐसी अपने मैजिक्स की डेली प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि अगर इस मैजिक के बॉल को मैं अपने शरीर से बाहर फ्लो कर पाया तब मैं और भी ज्यादा खुश होऊंगा। और ऐसा सोच के वो मैजिक बॉल को फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो वो सोचता है कि लगता है अभी मैं उतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हुई है। पहले के समय में मैं अपने मैजिक बॉल को और अपने मैजिक स्पिरिट को दिन में एक बार ही निकाल पाता था, लेकिन अभी मैं 20 बार से ज्यादा निकाल पा रहा हूँ। मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उतने में जो इनके फादर थे वो यहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे थे? शियोन बोलता है कि नहीं, वो सब मुझसे नहीं होता। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं अभी स्टेरिया जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो शियोन खुश हो जाता है। स्टेरिया दरअसल इनके घर के सबसे पास वाला एक बड़ा सा टाउन है, जहाँ पे ये लोग एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं और वहाँ मारी और शियोन अपने फादर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे लोग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो शियोन और मारी थे वो काफी खुश लग रहे होते हैं। फिर इनके फादर बोलते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं और तुम लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, साथ ही में रहना, क्योंकि तुम लोग खो जाओगे। इस चीज को सुन के जो शियोन था वो बोलता है कि अरे यार, मैं 30 साल का हूँ असल में, लेकिन अभी तो मैं यहाँ बच्चा हूँ, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। मैं तो ये सोच के आया था कि इस सिटी पे मुझे कुछ मैजिक के बारे में ज्यादा सुनने को मिलेगा, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस सिटी में और भी अपने रिसर्च के लिए आया जाया करूंगा। अभी के लिए बस मैं अपने दिमाग के अंदर इस जगह का फोटो इमेजिन कर लेता हूँ। फिर जब शॉपिंग कर रहे होते हैं इनके पेरेंट्स, तो मारी काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और शियोन पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है। फिर इनके फादर आते हुए बोलते हैं कि अब मैं अपना शॉपिंग कर लिया है, तो चलो अब चलते हैं तलवार बनाने वाले के पास। जिसे सुन के मारी खुश हो जाती है और फिर ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तलवार बनाने वाला जो बंदा था वो इनके फादर को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम आए हो गुआइन? तो गुआइन बोलता है कि मैं तुम्हारा एक काफी ज्यादा अच्छा कस्टमर हूँ और उस अपने कस्टमर से इस तरीके से तो बात नहीं करते हैं। तो बोलता है कि तुम यहाँ अपने ऑर्डर लेने के लिए आए हो ना, मैंने तुम्हारा ऑर्डर बना के तैयार कर दिया है। वैसे भी तुम अपनी प्यारी सी बेटी के लिए ही वो ऑर्डर बनाना चाहते थे। हेलो मारी, मेरा नाम है ग्रास्ट और मैंने तुम्हारा अच्छा सा तलवार बना लिया है। मैं तुम्हारे फादर का काफी अच्छा दोस्त हूँ। फिर जो मारी और शियोन थे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ग्रास्ट को काफी पोलाइटली, जिसे ग्रास्ट देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे बच्चे तो काफी ज्यादा पोलाइट है गुआइन, लगता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे हैं। जिस पर गुआइन बोलता है कि मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। तो ग्रास्ट बोलता है अरे नहीं नहीं, पंच मत मारना वरना मैं मर जाऊंगा। फिर जो ग्रास्ट था एक सुंदर सी छोटी सी तलवार मारी को दे देता है, जिसे देख के मारी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर ये सारे लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे मारी काफी उदास हो गई होती है, ये सोचते हुए कि इस जगह पे सिर्फ उसी को एक गिफ्ट मिला, शियोन को नहीं। जिसपे शियोन बोलता है कि अरे कोई नहीं, वैसे भी हम लोग इस जगह पे इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लेना था, वैसे भी मुझे तलवार लेने में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है।
उतने में जो शियोन था उसको एक दुकान पे नजर जाता है और वो अपने फादर से उसके बारे में पूछता है। तो उसके फादर गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें उस दुकान के बारे में जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो शियोन अपने फादर से माफी मांगता है और मन में सोचता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने उस शॉप का नाम फेरी सेलर से सुना है, आखिरकार वहाँ पे क्या मिलता होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक अनजान रात में एक ट्रेडर को देखते हैं जो कि जंगल में से जा रहा होता है और काफी तेज बारिश बरस रही होती है। उतने में उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। उससे वो पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि नहीं, मेरे गांव का कोई भी नहीं बचा, मेरे गांव के सरदार भी चले जा चुके हैं। तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे गाँव वालों को क्या हुआ। तो वो बताता है कि गॉब्लिन्स मेरे पूरे गाँव को खत्म कर दिया। जिसे सुन के वो ट्रेडर भी डर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शियोन और मारी के सामने, जहाँ पे शियोन अपने लिमिट्स को दिखा रहा होता है मारी को, और अपने हाथ में मैजिक शियोन करीबन 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहा होता है, जिसे देख के मारी काफी खुश होती है। लेकिन वो देखते है कि शियोन उतना खुश नहीं लग रहा है, जिसपे शियोन बोलता है कि देखो, पहले से तो मैंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन जब तक मैं अपने अंदर से कोई थंडर बोल्ट या फिर अलग तरीके का मैजिक नहीं फ्लो कर लेता तब मुझे ज्यादा मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट का इमोशंस मुझे जमा करके रखना पड़ेगा, तब जाके मैं वो चीज कर पाऊंगा। और वो अपने मन में काफी चीजें सोचने लग जाता है जो मारी थी उसे पुकार रही होती है, लेकिन शियोन अपने अंदर ही खोया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया में बीस्ट भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ फेरीज भी पाई जाती है, और कुछ लोग तो उसे एक्सप्लॉइट भी करते हैं, फेरीज को पकड़ लेते हैं और उन्हें बेचते भी हैं, जिन्हें फेरी सेलर कहा जाता है। और मेरे डैड इसलिए उस नाम को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनका गुस्सा होना भी लाजमी है। उतने में ही जो शियोन था उसे ध्यान आता है कि मारी उसे इतने देर से बुला रही है, तो उसे सॉरी बोलता है। लेकिन अचानक से इसने आवाज सुनाई देता है कि नीचे कोई लोग आए हुए हैं इनके घर में। ये देखते हैं कि गुआन और एमा, जो कि इनके माँ बाप हैं, उनके सामने कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी हथियार है वो हमें दे दो। तो गुआन बोलता है कि क्या हो गया। तब वो लोग बताते हैं कि हाँ, गॉब्लिन्स अब आ चुके हैं। तभी शियोन भी उस चीज को सुन लेता है और वो मन में सोचता है कि गॉब्लिन्स, अगर मैं उन्हें स्टडी करूं तो मुझे काफी चीजें पता चल जाएंगी। फिर एज यूजुअल जो गुआन था वो इन सारे वॉरियर्स के साथ गॉब्लिन्स को मारने के लिए जाने लग जाता है, जहाँ वो इन सभी को बोलता है कि जितने भी लड़कियां हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, और शियोन तुम भी इनके साथ चले जाओ और ऊपर ही छुप जाओ, जब तक हम लोग सिग्नल ना दे तब तक तुम नीचे मत आना। और वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, लेकिन शियोन उसे टोकता है और बोलता है कि फादर, क्या जो गॉब्लिन्स है उनके पास समझदारी होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आमतौर पर वो उतने ज्यादा समझदार नहीं होते। तो शियोन बोलता है कि ठीक है, तब तो हम लोग ऊपर छुप जाते हैं, जहाँ पे वो लोग चढ़ के भी आ नहीं पाएंगे, और हम लोग नीचे का पूरा जगह को ब्लॉक कर देते हैं। तो गुआन बोलता है कि हाँ, तुम लोग ऐसा ही करना, हम लोग कुछ देर में ही आ जाएंगे, वैसे भी 2 गॉब्लिन्स का ही हमें खबर दिया गया है। तो तुरंत ही उसे मारने के बाद जैसे ही मैं अगर सिग्नल दूंगा तभी तुम नीचे आना, वरना नहीं आना। अहिता बोलते हैं गुआन उन गॉब्लिन्स को मारने के लिए चला जाता है। फिर काफी देर हो जाती है, करीबन 2 घंटे, और ये सारे लोग ऊपर ही वेट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता है। उतने में ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बारिश तेज हो रही होती है और एक गॉब्लिन इनके घर तक पहुंच चुका होता है। वो कूदते हुए इनके बाउंड्री के अंदर आ जाता है और फिर उसके बाद तेजी से वो इनके गेट पे खरोच मारना शुरू कर देता है, और देखने से वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। जो मारी थी वो बोलती है कि क्या फादर आ गए, लेकिन शियोन बोलता है कि नहीं, उन्होंने बोला था कि वो सिग्नल देंगे, ये फादर नहीं है। जो गॉब्लिन था काफी ज्यादा दम लगाता है, लेकिन वो गेट को खोल नहीं पाता है। एट लास्ट खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, और इस आवाज को मारी सुन लेती है और बोलती है कि मुझे घबराहट हो रही है, यहाँ पे कोई और आया है। आखिरकार ये किस तरीके का आवाज थी। शियोन फिर उसको शांत करवाता है और बोलता है कि कोई भी हल्ला नहीं करेगा, लगता है कि गॉब्लिन्स हमारे घर में घुस चुके हैं, और ये लोग काफी शांत हो जाते हैं। और जैसे ही गॉब्लिन चुपचाप इनके गेट से बाहर निकल जाता है तो ये लोग काफी खुश होते हैं कि इन पे अब जो खतरा था वो टल चुका है। लेकिन उतने में बिजली कड़कती है और एक बच्ची का आवाज निकल जाता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन्स को पता चल जाता है कि इसके अंदर इंसान छुपे हुए हैं। तो वो तेजी से इस गेट को ठकठकाना शुरू कर देता है और वो अपने दम लगाते हुए इस गेट को तोड़ के अंदर आ जाता है। और गॉब्लिन देखने में भयानक था, जिसे देखता है शियोन और बोलता है कि क्या मैं 1 नंबर का पागल था जो मैं इसे स्टडी करने की सोच रहा था, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सारे लोग एकदम सुन बैठ जाते हैं, लेकिन जो एमा थी वो इन सभी को प्रोटेक्ट कर रही होती है और गॉब्लिन को बोलती है कि तुम बिल्कुल भी सामने मत आना, ये सारे मेरे बच्चे हैं, प्लीज इन्हें जाने दो। लेकिन गॉब्लिन हंसता है इन्हें देख के। शियोन समझ जाता है कि ये गॉब्लिन समझ रहा है और ये जानता भी है कि ये हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये इस चीज का मजा ले रहा है। और गॉब्लिन बिना सोचे समझे इन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन मारी अपने तलवार को लेके इस गॉब्लिन के सामने आ जाती है। शियोन उसे समझाता है, लेकिन वो बोलते कि नहीं शियोन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। गॉब्लिन एक ही झटके में उसके तलवार को दूर फेंक देता है और मारी को समझ नहीं आता है कि अब क्या होगा, और गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एमा वो हमला अपने ऊपर ले लेती है और मारी को बचा लेती है। फिर गॉब्लिन इन दोनों को खत्म करने वाला होता है, लेकिन शियोन बोलता है कि नहीं, ये लोग मेरी फैमिली है, अगर मैं
मैंने इन्हें बचा पाया तो फिर मेरा इस दूसरी दुनिया में जिंदा होने का क्या फायदा। और वो तेजी से गॉब्लिन हमला करे उससे पहले उसके हाथ को जकड़ लेता है। सारे लोग उसे समझाते हैं कि ये बेवकूफी मत करो, लेकिन वो सुनता नहीं है। गॉब्लिन उसको अपने हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है। फिर शियोन नोटिस करता है कि इस गॉब्लिन में से मैजिक एनर्जी निकल रही होती है, तो वो अपने अंदर से भी जो मैजिक बॉल था वो इसके हाथ पे टच करने लगता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन था उसका हाथ जलने लगता है। तो वो तेजी से शियोन को दूर पटक देता है और शियोन नोटिस करता है कि उस मैजिक बॉल की वजह से उस गॉब्लिन का हाथ जल चुका है। तो दिमाग लगाते हुए सीधा अपने मैजिक बॉल को गैदर करता है और उस गॉब्लिन के सर के ऊपर लगा देता है, जिससे उस गॉब्लिन को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एट लास्ट वो गॉब्लिन मारा जाता है। पता नहीं क्यों इस चीज को देखते हुए सारे लोग शियोन से ही डरना शुरू कर देते हैं। तो शियोन बोलता है कि मैं थोड़ी ना मॉन्स्टर हूँ, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। लेकिन जो रोज थी वो शियोन को आके हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम अगर यहाँ नहीं होते तो हम बिल्कुल भी बच नहीं पाते। लेकिन फिर मारी बोलती है, शियोन हमारी मदर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इनका काफी ज्यादा खून बह गया है। तो शियोन बोलता है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, अगर समय रहते हमने इनका इलाज नहीं किया तो ये मारी जाएंगी। तभी वो सारे लोग से पूछता है कि कोई यहाँ पे फार्मासिस्ट है, तो सारे लोग ना में सर हिलाते हैं। तो शियोन बोलता है मुझे लगा ही था कि ये जगह काफी ज्यादा छोटा विलेज है, तो यहाँ ये सब मिलना ही मुश्किल है। और फिर वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदर को एक बेड पे लेटा दिया जाए, और सभी वैसा ही करते हैं। फिर शियोन इन सभी को बोलता है कि किसी को सिलाई करने आती है, तो दो लड़की अपना हाथ खड़ा करती है। तो फिर शियोन बोलता है कि ठीक है। फिर वो कुछ दवाइयाँ मंगाता है, कुछ साफ कपड़े मंगाता है और सिलाई करने वाली चीजें मंगाता है। और फिर उसके बाद वो अपने मदर जो थी उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए शुरू हो चुका होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं बस होप कर रहा हूँ कि वो जो गॉब्लिन का घाव वो ज्यादा गहरा ना हो और उसके घाव में कोई पॉइजन चीज ना हो। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लड़की ये चीज में मदद कर रही थी शियोन की, वो बोलती है कि आप माय लॉर्ड क्या कर रहे हो। तो शियोन बोलता है कि हमें घाव को सिलना पड़ेगा, अगर वो खुला रह गया तो वो ज्यादा डेडली है। तो बोलती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ चीज सुना ही नहीं। तो शियोन बोलता है कि तुम बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान मत दो, यहाँ हमें ये चीज करना ही होगा। कुछ देर होता है और जो शियोन था वो अपने माँ के घाव को भर देता है, जिसे देख के सारे लोग काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। वो बोलता है कि कुछ देर मेरी माँ को आराम करने दो, वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। फिर हमें बताया जाता है कि जो गवैन था वो अपने सारे सोल्जर्स के साथ मिलके गॉब्लिन्स के बिल तक पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो दो गॉब्लिन्स को भी मार देता है। लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि और भी गॉब्लिन्स होंगे। किसी तरीके से थोड़ी बहुत लोग घायल हुए, लेकिन उन्होंने सारे गॉब्लिन्स को मार दिया और एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। सारे लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं और फिर जो एमा थी उसकी भी हालत सुधरने लगती है। एक डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आता है और वो बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि जो एमा की घाव है वो हड्डी तक नहीं लगा है, वरना उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत होती। और ये जो घाव काफी अच्छे से सिले हुए हैं, क्या उस समय कोई अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे था। तो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ वैसा ही। फिर वो डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस दे के यहाँ से चला जाता है और एमा उसे थैंक यू भी कहती है। फिर जो मारी थी वो रोते हुए एमा को हक करती है और बोलती है कि मेरी गलती है सारी। तो एमा बोलती है कि नहीं, तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव थी, वहाँ तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जो गवैन था वो शियोन से बोलता है कि तुमने काफी अच्छे तरीके से अपनी समझदारी का यूज करते हुए उस मेडिकल की चीज को पूरा किया है। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये चीज कहाँ से आती है। तो शियोन मन में सोच रहा था कि मैंने नहीं बता सकता कि मैं एक 30 साल का जापानीज लड़का हुआ करता था। फिर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, बस मैंने ट्राई किया और मेरे मन में जो आया मैंने करता गया और वो सही हो गया। तो गवैन बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे सारी चीजें बता दिया है, तुमने दरअसल उस गॉब्लिन को कैसे मार दिया। मैंने उसके शरीर पे वो जलने के निशान देखे हैं, कहीं वो मैजिक तो नहीं। तो शियोन बोलता है कि आपको मैजिक के बारे में कैसे पता। तो गवैन बोलता है कि तुम शुरू से ही काफी ज्यादा लॉजिकल बातें किया करते थे। तब शियोन बोलता है कि आपको मुझ पे भरोसा है अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मैजिक कर सकता हूं। तो गवैन बोलता है कि मैं भरोसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने बच्चे पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। तो मारी बोलती है कि जो शियोन है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है इस मैजिक को बनाने के लिए, उसने काफी अच्छे से अपने बॉडी के अंदर मैजिक के फ्लो को लाया है। तो गवैन बोलता है कि मैं जानता हूँ ये चीज काफी मेहनत से ही हो पाई है, लेकिन मैं अब तुम्हें बोलना चाहता हूँ शियोन कि इस चीज को यहीं पे रोक दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें अगर अजीब सी लोगों को दिखती है तो वो लोग उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़े। तमारी बोलती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं रोक सकता, उसने काफी ज्यादा मेहनत की है इस चीज को इजाद करने के लिए। तो गवैन बोलता है तुम नहीं जानती हो, जो लोग हैं उसे अगर कोई अजीब सा लोग दिखता है तो उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा इस चीज में चला जाए, और मुझे काफी ज्यादा डर है कि ये काफी खतरनाक चीज हो सकती है। तो मारी बोलती है कि नहीं, ये खतरनाक चीज नहीं है। तो गवैन बोलता है कि जो चीज गॉब्लिन को मार दे वो खतरनाक कैसे नहीं है हो सकती। तभी चिल्लाते हुए शियोन बोलता है कि मैं इस चीज को कभी भी नहीं रोकने वाला। मैं आपको डैड बता दूं कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक यही मकसद है, अगर मैं ये चीज रोक दूंगा तो मैं कहीं खो सा जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब गवैन बोलता है कि तुम अभी छोटे से बच्चे हो, तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अभी काफी सारी चीजें हैं जिंदगी में करने के लिए। तो शियोन बोलता है कि नहीं, मैं इसी चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप नहीं जानते ये मेरा सपना है। तो गवैन उसे इतनी ज्यादा जिद करते हुए देखते हुए बोलता है
कि क्या तुम ये हमेशा करने वाले हो, चाहे लोग कितना भी तुम्हें अजीब सा ट्रीट करे। तो शियोन बोलता है कि हाँ, मैं हमेशा यही चीज करूंगा। तब लास्ट में गुवेन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे, तुम्हें कुछ भी नया चीज पता चले तो तुम मुझे बताना, और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि ज्यादा खतरा है तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। तो शियोन बोलता है कि बस इतना ही, आप मान गए? तो गुवेन बोलता है कि हाँ, वैसे भी एक पेरेंट्स होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो शियोन उतने में ही रोने लग जाता है और गुवेन बोलता है कि मेरे बच्चे, तुम्हें अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद मिल चुका है, तुम काफी ज्यादा आगे जाना। नेक्स्ट सीन में हम लोग जो गुवेन है उसको एक आग जलाते हुए देखते हैं और वो शियोन को बोलता है कि बेटा, इतना आग ठीक है ना? जिसपे शियोन बोलता है कि हाँ फादर, इतना ठीक है। फिर वो अपने हाथ में कुछ मैजिक गैदर करता है और उस आग के पास अपने हाथ को ले जाता है, लेकिन उसका हाथ ब्लू लाइट का आग पकड़ लेता है और वो बोलता है अरे यार, मेरा हाथ जल गया। तो गुवेन डरते हुए पानी उसके ऊपर फेंकता है और बोलता है कि क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? तो शियोन बोलता है कि हाँ, मैं अभी तो ठीक हूँ। तो गुवेन बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो, इतने ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो? तो शियोन बोलता है कि मैंने रिस्क तो लिया है, लेकिन यहाँ मैंने एक नई चीज भी खोज की है। मुझे ये तो पता चल गया कि जो मेरा मैजिक है, आखिरकार अगर कोई हाई लेवल का मैजिक लो लेवल के मैजिक पे टकराता है तो उसके साथ क्या होता है। और मैं ये भी जानना चाहता था कि जो मेरा मैजिक है वो नेचुरल फेनोमेना से टकराने के बाद क्या होता है। और जैसा कि हमने देखा कि आज ब्लू फ्लेम का जन्म हुआ है, तो जो गुवेन था वो बोलता है कि बेटा, मैं ये चीज देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज का चीज को ये चीज देख के बोल सकता हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो वो काफी ज्यादा कमाल का है। फिर जो शियोन था वो अपनी एज यूजुअल अजीब सी हंसी हंसना शुरू कर देता है। तो जो गुवेन था वो बोलता है कि ये क्या हो गया? तो मारी बोलती है कि जब भी शियोन को मैजिक के बारे में कुछ नया पता चलता है तो वो ऐसी अजीब सी हंसी हंसता है, तो आप इसे इग्नोर कीजिए। तो गुवेन बोलता है कि आज मुझे अपने बेटे के बारे में एक नया चीज पता चला। इसी के साथ डेली ये लोग अपना इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं। हाथ अपना जो शियोन था वो डेली जलाता है और उसे कुछ ना कुछ चीजें पता चल रही होती है, जिसमें जो गुवेन था उसका सपोर्ट कर रहा होता है। इन सारी चीजों के बाद एक दिन जो रोज थी वो भी यहाँ पे आती है और शियोन उससे बता देता है सारी चीजें कि किस तरीके से उसके फादर भी इस चीज में अब सपोर्ट कर रहे हैं। और शियोन फिर उससे थैंक यू भी कहता है उस दिन सबके सामने उसका सपोर्ट करने के लिए। तो रोज बोलती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, अगर तुम नहीं रहते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। वैसे आखिरकार मारी कहाँ पे है? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, तो अभी कहाँ चली गई? तो शियोन बोलता है कि वो अभी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही है। तो रोज बोलती है कि दरअसल वो उस दिन के बाद से काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गई है, उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। मैं तुमसे एक चीज जरूर कहूंगी, तुम हमेशा उसको सपोर्ट करते रहना ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे। तो शियोन बोलता है कि हाँ, मैं तो हमेशा उसी के साइड हूँ। फिर जो शियोन था वो अभी तक उसने क्या सीखा है मैजिक से वो हमें बताने लगता है। पहली चीज ये कि तुम्हारी मैजिक एनर्जी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आग भी उतनी ज्यादा बड़ा पकड़ेगा, और जितनी ज्यादा तुम मैजिक एनर्जी का यूज करोगे उतनी बड़े पावरफुल मैजिक को भी तुम यूज कर पाओगे। दूसरा ये कि आग के जैसे दूसरी गर्म चीजें भी अगर तुम टच करोगे अपने मैजिक से तो वो भी आग पकड़ लेती है। तीसरा ये कि अगर मैं आग को अपने मैजिकल चार्ज तरीके से भी टच करूं तो वो भी आग पकड़ लेती है, लेकिन वो थोड़ा कम गर्म होता है और उसका जो फ्लेम होता है वो येलो होता है। और चौथा ये कि अगर तुमने अपने हाथ में ग्लव्स पहन के अपने मैजिक को गैदर किया तो आग तो फिर भी लगेगा, लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ में ग्लव्स जलेगा। फिर ये सारी चीजें रोजमारी और गुवेन को भी बताता है। वो लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन अभी तक तुमने जितना भी सीखा है काफी ज्यादा अच्छा है। उतने में जो मारी थी अपने हाथ से मैजिक बॉल को बना के दिखाती है शियोन को, जिसे शियोन देखता है तो शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रही हो? तो मारी बोलती है कि मैंने तुम्हें बस इसके बारे में बोलते हुए सुना और मैं सीख गई। फिर जो रोज थी वो भी ये चीज करके दिखाती है, जिसे शियोन बोलता है कि अरे मैं ही बच गया क्या, जिसमें वो दोनों भी मोटिवेट करती है शियोन को करने के लिए। जिसमें शियोन भी वो चीज करके देखता है तो वो भी करने में सक्सेसफुल हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो बोलता है कि अब मेरा एक एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा। वो तेजी से दौड़ते हुए ग्राउंड में चला जाता है और एक लाइटर का यूज करते हुए एक जबरदस्त फायर बॉल मैजिक थ्रो करता है, जिसे ये लोग देखते हैं तो वो भी शॉक्ड होते हैं। जो शियोन था वो बोलता है कि ये चीज जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है, लेकिन अब मेरा जो सपना हुआ करता था पिछले जिंदगी में एक फायरबॉल मैजिक को थ्रो करने का, उसके मैं काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। और वो फिर से अजीब सी हंसी हंसने लग जाता है और रोज और मारी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर जो शियोन था उसको ये चीज प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना हो जाता है और वो हमें बताता है कि वो जब भी इस फायरबॉल को फायर करने का सोचता है तो नेक्स्ट बार से काफी छोटा निकलता है और वो लाइटर के बिना अभी तक फायरबॉल फायर करना सीख नहीं पाया है। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी भी ये एक प्रोग्रेस की तरह है। दूसरी तरफ जो मारी थी वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है स्वॉर्ड की, लेकिन उसके हाथ छिल जाते हैं, फिर भी वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ती है। गुवेन उससे बोलते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मारी बोलती है कि आपने तो कहा था कि मुझे स्ट्रांग होना है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। लेकिन जो शियोन था वो भी बीच में आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो मारी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इस ट्रेनिंग को थोड़ा देर के लिए ब्रेक कर देती हूँ। गुवेन शियोन को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो थोड़ी सी परेशान चल रही है। दूसरे सीन में जो शियोन था वो गुवेन से एक चीज पूछता है कि आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना है? हो सकता है कि किसी एनिमल से निकलते हुए या फिर कहीं ना कहीं से आपसे सुना होगा। तब गुवेन बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा तो सुना नहीं है। तब शियोन हमें बताता है कि फायर मैजिक के इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद
अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग मैजिक और वो सोच रहा है कि इस चीज का भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। गवेन उसे बताता है कि उसने तो इस चीज के बारे में नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास्ट से उसके बारे में थोड़ा बहुत सुनने को मिला था, तो क्या हमें हिस्टेरिया चलना चाहिए। तो शियोन उस चीज को चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मारी मना कर देती है और बोलती है कि तुम सभी चले जाओ, मैं अभी जा रही हूँ आराम करने के लिए, और वो अपने गेट को बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद शियोन और गवेन पहुंच जाते हैं ग्रास्ट के पास। शियोन अपना रिक्वायरमेंट ग्रास्ट को बताता है, तो ग्रास्ट बोलता है कि तुम एक लाइटनिंग ओर को पाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो सच में बहुत ही रेयर होता है। तो शियोन बोलता है कि क्या उसे घोंचना और माइन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ग्रास्ट बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पास अगर लाइसेंस हो तो तुम कहीं से भी उसे माइन कर सकते हो, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है। तब शियोन मन में सोचता है कि लगता है उसका यूज करते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो ग्रास्ट को बोलता है कि तुम्हारे पास कोई माइका टाइप का ओर होगा जिसके बहुत सारे लेयर होते हैं और वो सफेद कलर का होता है। तो ग्रास्ट बोलता है तो तुम इस पेपर रॉक के बारे में बोल रहे हो, और वो निकाल के उसके सामने रख देता है। तो शियोन उसे घूरने लग जाता है। तब ग्रास्ट बोलता है कि पता नहीं आजकल के बच्चे ये अजीब सी चीजों में इतने इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो गवेन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। तब शियोन उस चीज को देखने के बाद ग्रास्ट को बोलता है कि आपके पास इससे बड़ा मिल जाएगा। तब ग्रास्ट बोलता है कि जितना ज्यादा बड़ा तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, लेकिन जितने बड़े का तुम डिमांड कर रहे हो वो काफी ज्यादा महंगा होगा, करीबन 4000 रेल्म। तो इस कॉस्ट को सुनता है शियोन तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो मन में सोचता है कि इतने में तो एक पूरी फैमिली भरपेट खाना खा सकती है, इसलिए वो उदास हो जाता है। लेकिन गवेन बोलता है कि चलो लेने के लिए चलते हैं। तो शियोन बोलता है कि आप इतना महंगा खर्चा मुझ पे करेंगे। तो गवेन बोलता है कि आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, और एक पेरेंट्स होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और तुम बच्चे हो, तुम्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो शियोन खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन के सामने हम लोग एक लाइटनिंग ओर को पड़ा हुआ देखते हैं, और इस बार जो एमा थी वो भी अपने बच्चे का एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आई होती है। फिर जो शियोन था वो अपने मैजिक को फ्लो करवाता है उस लाइटनिंग ओर से, और उसमें से एक अजीब सा लाल लाइटनिंग निकलता है। तो गवेन को लगता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो वो शियोन को बोलता है कि तुम उदास मत हो, फायर मैजिक को भी तुमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो फेल हो गए थे, तो ये तो फिर भी एक लाइटनिंग मैजिक है। लेकिन शियोन अजीब सा हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, जो भी मेरे मैजिक है वो किसी भी अगर एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आता है तो वो उसी का रूप ले लेता है, जैसा कि अभी उसने लाइटनिंग का रूप लिया है और एक टाइम पे फायर का रूप लिया था। इसका मतलब है कि मैं सारे एलिमेंट्स का जो भी मैं अपना मैजिक यूज करना चाह रहा हूँ वो यूज कर पाऊंगा। उसे इस तरीके से खुश देखते हुए एमा भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो शियोन था अपने कमरे में बैठ के ये सोच रहा होता है कि अब उसे किस तरीके से लाइटनिंग मैजिक को थ्रो करने का प्रैक्टिस करना होगा। वो काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, लेकिन उसे कुछ चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन लास्ट में वो सोचता है कि वो जो अपना मैजिक बॉल बनाता है उसके शेप को उसे चेंज करना चाहिए और अपने मैजिक को थोड़ा और वर्सेटाइल बनाना चाहिए। फिर वो अपने दिमाग का यूज करते हुए अलग अलग शेप्स के मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देता है। वो ये सारी चीजें कर ही रहा होता है कि उतने में ही वो मारी के कमरे में जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि मारी वहाँ नहीं है। तो वो ढूंढते हुए जंगल में जाता है, तो वो देखता है कि जो मारी है वहाँ प्रैक्टिस कर रही है स्वॉर्ड की। तो उसे रोज की बात याद आती है और वो मारी के पास चला जाता है। और शियोन बोलता है कि तुम हमेशा से ही मेरे मैजिक में मेरा साथ देते रहे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे स्वॉर्ड प्रैक्टिस में तुम्हारा साथ नहीं दिया। जिसमें मारी कहती है कि तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैं तो बस इस चीज से थोड़ा बुरा फील करती हूँ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं उस टाइम पे गॉब्लिन से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा पाई। तुम छोटे होते हुए सामने आके हमारी जान बचाया, अगर तुम वहाँ नहीं रहते तो अभी तक तो मैं मारी भी जाती। इसी चीज से मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है और मैं काफी ज्यादा ट्रेन करना चाह रही हूँ। तो शियोन बोलता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो? तो मारी बोलती है कि नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करती हूँ, और न ही मैं तुम्हें नफरत करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तो बस जेलस हूँ ये सोचते हुए कि तुम बस छोटे हो और मेरे से ज्यादा काबिलियत रखते हो, इसलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। ये चीज को शियोन सुन रहा होता है और वो सीधा मारी को हक कर लेता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ अब से हमेशा देने वाला हूँ। फिर शियोन मन में बोलता है कि बड़े हो या फिर बच्चे, इस दुनिया में सब कोई अपने ऊपर मेहनत कर ही रहे हैं ताकि वो और भी आगे बढ़ सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मारी को देखते हैं जो कि शियोन को पकड़े हुए काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, जिसपे रोज उसे बोलती है कि अगर तुम दूर नहीं हटोगी तो जो शियोन है वो अपने प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जिसपे मारी बोलती है कि क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? तो शियोन बोलता है कि नहीं, लेकिन अगर तुम थोड़ा दूर हो जाओगी तो सेफ रहेगा क्योंकि मुझे अभी नए मैजिक का प्रैक्टिस करना है। जिसपे जो मारी थी वो दूर हट जाती है। फिर उसके बाद हमें शियोन बताता है कि मैजिक को प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे एक और चीज पता चली है कि जितने बड़ा मैं मैजिक कास्ट करता हूँ उतने ही पतली उसकी लेयर होते जाती है, जिस वजह से उस पे आग पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बार मैं थोड़ा उल्टा करने वाला हूँ, मैं एकदम छोटा मैजिक का लेयर बनाऊंगा जिसकी वजह से वो मैजिक काफी ज्यादा कंडेंस्ड होगी।
और वो जैसे ये चीज करता है और लाइटर जलाता है तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये देख के शियोन खुश होता है और उसको एक नया नाम दे देता है। फिर यही सेम चीज वो लाइटनिंग वोड के साथ ट्राई करता है तो थोड़ा सा स्पार्क ही जमा कर पाता है, जिससे थोड़ा वो निराश होता है, लेकिन फिर से ट्राई करने के लिए चला जाता है और इस बार अपने मैजिक का दूसरा शेप ट्राई करता है। इस वजह से जो लाइटनिंग वोड था वो तेजी से निकलता हुआ सीधा उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। सही समय पे जो शियोन था वो दूर हट जाता है और मारी और रोज उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, आखिरकार ये क्या हुआ था, लाइटनिंग को तो तुमसे दूर जाना चाहिए था तो ये पास कैसे आ गया। तो शियोन बोलता है कि ये काफी लाजमी बात है, मैजिक कहीं भी से भी फ्लो हो सकता है। उतने में ही जो गेवान रहते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और शियोन को बोलते हैं कि तुमसे ग्रास्ट मिलना चाहता है। तो शियोन वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे जो ग्रास्ट था वो शियोन से बोलता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, दरअसल मैंने तुम्हारे मुंह से जो लाइटनिंग ओर के बारे में सुना था उसके बाद मैंने खुद से ही काफी सारे लाइटनिंग ओर जमा कर लिया है और अब कुछ तो बिक गए लेकिन बहुत सारे जो है मेरे पास बचे हुए हैं। प्लीज मैं तुमसे मदद चाहता हूँ इनको बेचने के लिए, तुम्हारे पास कुछ दिमाग में आइडिया है तो बता दो, क्योंकि इस जगह का कुछ समय में मुझसे बहुत ही भारी रेंट वसूला जाएगा जो कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो जो शियोन था वो बोलता है कि ठीक है मुझे कुछ थोड़ा टाइम दीजिए। फिर शियोन बोलता है कि आपने इन सारे ओर्स को दूर दूर क्यों रखा हुआ है। तो ग्रास्ट दो ओर को पास में लाके दिखाता है उसे, जिससे काफी तगड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रास्ट एक मेटल को दिखाता है इन सभी को जो कि लाइटनिंग ओर को मेल्ट करने के बाद बना है। तब शियोन बोलता है कि क्या दोनों मेटल जो आपने बनाए हैं उस ओर से वो भी रिएक्ट करते हैं। तो ग्रास्ट उसे डायरेक्टली देते हुए बोलता है कि खुद ही ट्राई कर लो और जब वैसे ही शियोन करता है तो उससे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। फिर शियोन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और गावेन से पूछता है वो कि क्या मैं वो चीज ट्राई कर सकता हूँ। तो गावेन बोलता है कि ठीक है। तो मारी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो शियोन बोलता है कि मैं बस कुछ नया चीज ट्राई करना चाहता हूँ। फिर वो अपने मैजिक का यूज करते हुए जो भट्टी थी उसमें आग लगा देता है। ग्रास्ट देखता है और शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो गया। तब जो शियोन था वो सारी बातें ग्रास्ट को भी बता देता है। तब ग्रास्ट बोलता है कि अगर तुम ऐसे डायरेक्टली मुझे बिना दिखाए इस चीज के बारे में बताते तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन अब जब मैंने खुद की आंखों से देख लिया है तो मैं तो इस पे विश्वास करने ही वाला हूँ। फिर शियोन उसे बोलता है कि ये जो मैंने आग जलाई है इसमें से आप एक बार यही प्लेट बना के देखो। तो ग्रास्ट वैसा ही करने लगता है और उन्हें बोलता है कि 1 घंटे का टाइम लगेगा, तुम बाहर चले जाओ। जिस पे शियोन बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पे देखना चाहता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये मेरे स्टडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो मारी भी बोलती है कि अगर शियोन रुकेगा तो मैं भी रुकूंगी। फिर कुछ देर बीतता है और जो ग्रास्ट था वो मेटल बना देता है उस ओर से शियोन की आंख का यूज करते हुए। और इस बार जब वो दोनों मेटल्स को आपस में टकराता है तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं। तब शियोन जो था वो समझ जाता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि इन सारे जितने भी ओर्स हैं उससे यही प्लेट्स बना दीजिए, मेरे पास दिमाग में कुछ आइडिया है। फिर दिन रात एक करके जो ग्रास्ट और गवेन थे वो बहुत सारे मेटल प्लेट्स बना लेते हैं। फिर शियोन उनसे 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, एक लैंप और एक लाइटर। लैंप के बीच में एक फट्टा लगा दिया होता है इसने, जब भी वो फट्टा कोई हटाएगा तो दोनों जो मेटल प्लेट्स है वो रिएक्ट करते हुए चमकना शुरू हो जाएंगे, जो कि अंधेरे में उजाले का काम करेंगे। और सेम लाइटर पे भी एप्लीकेबल होता है। अपने बेटे को इतना ज्यादा टैलेंटेड देखते हुए जो एमा थी वो काफी ज्यादा खुश होती है और मारी बोलती है कि मैं तो शुरू से ही कहती थी कि शियोन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद जो ये सारा प्रोडक्ट बनाया था शियोन ने अपने दिमाग लगाते हुए ग्रास्ट की शॉप से वो पलक झपकते ही बिक जाता है। शियोन बोलता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आविष्कार किया है ये आगे के मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी ज्यादा योगदान देने वाला है। शियोन एक्सपेरिमेंट करते हुए उसे एक और चीज याद आती है कि जो फायर है वो बिना ऑक्सीजन के जलता ही नहीं है और इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो मारी को कैंडल को बुझा के दिखाता है एक कप से ढकते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर नॉर्मल फायर को मैं इस तरीके से ढकूं तो वो बुझ जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने मैजिक फ्लेम से इस कैंडल को जलाऊं और उसे ढकूं तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा। तो रोज बोलती है कि ये बुझ जाएगा, लेकिन मारी बोलती है कि नहीं, ये जलता रहेगा। और जब शियोन कप को हटाता है तो वो जो आग थी वो जल रही थी। तो मारी थोड़ा छेड़ने लगती है रोज को। फिर शियोन बोलता है कि इस तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि जो मैजिक फ्लेम है वो ऑक्सीजन का यूज करते हुए नहीं जलती है। फिर शियोन का कुछ दिमाग खनकता है और वो बोलता है मारी को कि तुम लोग दूर हट जाओ, मैं एक चीज ट्राई करना चाह रहा हूँ। फिर वो अपने फायर को आसमान में भेजते हुए मारी को बोलता है कि अपनी जो मैजिक बॉल है इसके अंदर देना। तो मारी वैसा ही करती है, लेकिन इस बार बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे मारी डरते हुए दूर जाके गिरती है और रोज फिर उसके पास जाती है और शियोन भी उसको संभालने के लिए जाता है। रोज उससे पूछती है कि तुम्हें लगा था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो शियोन बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगा था हल्का सा स्पार्क होगा, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इस चीज से शियोन को ये पता चल जाता है कि जो नॉर्मल फायर है वो ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह यूज करते हुए जलता है, लेकिन इसकी जो मैजिक वाली फायर है वो मैजिक को एज एन फ्यूल यूज करती है। और इसे हम लोग मैजिक भी नहीं कहेंगे, एक तरह से ये एक एलिमेंट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, अगर मैं सही हूँ तो वो चीज भी काम करनी चाहिए। और फिर ये बोलते हुए वो चला जाता लाइटनिंग ओर के पास और वहां पे अपनी मैजिक को परफॉर्म करता है। इस बार जो लाइटनिंग था वो उसके हाथ पे जाके लगता है,
जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। और फिर वो अजीब सा मुंह बनाना लग जाता है। जो मारी थी वो खुश हो जाती है उसे खुश देखते हुए। थोड़ी देर बाद जो ग्राश था वो आ जाता है और शियोन को उसके स्वाद अनुसार एक ग्लव्स बना के ले आता है, जो कि उसने बनाया हुआ था वही पेपर ओर का यूज करते हुए। फिर शियोन उस ग्लव्स को पहनने के बाद अपने फायर मैजिक को थ्रो करने की कोशिश करता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर उसके बाद वो अपनी लाइटनिंग मैजिक को भी ट्राई करता है, जो कि इस बार काफी अच्छे से लगती है। शियोन के आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसने अपना सपना पूरा कर दिया। दोस्तों, यहाँ बीच में काफी सारी चीजें शियोन ने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगा कि वो बोरिंग होगी, इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं की। उसने काफी सारे साइंस की भी बातें की थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा बिना बात के लंबा हो जाएगा। बेसिकली लास्ट में यही निष्कर्ष निकला था कि ये जो नॉर्मल मैजिक यूज कर रहा है वो कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये कंपाउंड की तरह ट्रीट होती है। और उसी से कुछ दिमाग लगाते हुए शियोन ने अपने ग्लव्स का यूज करते हुए तगड़ी तरीके से मैजिक करना सीख लिया होता है। और वो रोते रोते काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपना सपना पूरा कर लिया होता है। और मारी और बाकी सारे घर वाले भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरीके से फिर रात हो जाती है और वो घर में सो रहा होता है, तभी उसे वॉशरूम जाने की तलब होती है। और वो जैसे ही नीचे जा रहा होता है तो उसे अपने फादर और मदर की बात सुनाई देती है, तो वो छुप के उनकी बातें सुनने लग जाता है। एमा बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी उतना ज्यादा चिंता करने वाली बात है, लेकिन गोवेन बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो कहीं शो ऑफ ना करने लग जाए अपने मैजिक का, तो दिक्कत हो जाएगा। वो अभी फिर भी चाइल्ड ही है। ये गाविन बोलता है कि मैं कितना भी अपने मन को छुपा लूं, लेकिन मैं हमेशा यही चीज सोचने लगता हूँ कि जो शियोन है वो स्पेशल है, जिसने मुझे दिया था उसे उसकी वजह से। तब शियोन इस चीज को सुन लेता है और वो बोलता है कि डैड ने क्या कहा, इसका मतलब मैं और मेरी फैमिली ब्लड रिलेटेड नहीं है। देखा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, शियोन और हमारी ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो तुम लोग को अब तो अजीब नहीं लगना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं शियोन को, जो कि एक लकड़ी पे अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने लाइटनिंग बोल्ट से उस लकड़ी को उड़ा देता है। तब जो मारी और रोज थे वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब शियोन बोलता है कि ये तुम दोनों के हेल्प के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तब मारी बोलती है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो मेरा इतना करना तो तुम्हारे लिए बनता ही था। तब शियोन को रात की बात याद आने लगती है कि किस तरीके से ये लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। फिर उसे और पुरानी बात याद आती है जब मारी ने उसे कहा था कि हम लोग अगर शादी कर लेते हैं तो आगे चल के काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लोग तो अब जब मुझे पता चला है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये चीज हो सकता है? नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। देखा, यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अजीब लग रहा है, लेकिन शियोन को मौका मिला नहीं कि इसने उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया। फिर जो शियोन था वो अपनी जितने भी मैजिक के बारे में उसने अभी तक सीखा है उसे एक डायरी में नोट करने लग जाता है। वो ये चीज भी बताता है कि जब भी वो मारी के बारे में सोचता है तो उसकी मैजिक से रिलेटेड क्लियरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो अब तक जो उसने नया चीज सीखा है मैजिक के बारे में वो हमें बताना शुरू करता है कि अभी जो उसने नया डिस्कवरी किया है कंपाउंड मैजिक का, वो ऐसे वर्क करता है। अगर वो कंपाउंड मैजिक और कंसेंट्रेशन का मैजिक को कंबाइन कर देता है तो वो सिनर्जेटिक मैजिक में तब्दील हो जाता है। और सिनर्जेटिक मैजिक के ऊपर अगर हम लोग फ्लेयर का यूज करें तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेती है, जिसे ट्विन फ्लेयर का नाम दिया मैंने। और इसी तरीके से फिशियन मैजिक को गैदर करते हुए नदी के अंदर डालता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर वो दूसरी तरीके से ट्राई करता है, पानी के अंदर से मैजिक गैदर करता है और उसे बाहर फेंकता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज मारी और रोज भी दूर से देख रही होती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो। तब शियोन बताता है कि मैं अभी थोड़ा वाटर के ऊपर मेरे मैजिक का क्या असर है वो देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स है उससे कुछ ना कुछ हमारी मैजिक रिएक्ट करती है, तो मुझे लगा कि वाटर से भी रिएक्ट करती होगी। लेकिन अभी मैंने दोनों तरह से ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रुको, मैंने कुछ तो यहाँ पे गलती की है। फिर वो क्या करता है, अपना हाथ पानी के अंदर घुसा देता है और फिर उसके बाद मैजिक को फिर से फ्लो करने की कोशिश करता है और इस वजह से जो पानी के बुलबुले थे वो निकलना शुरू हो जाते हैं और शियोन फिर से अपनी अजीब सी स्माइल देने लग जाता है। जो मारी और रोज थी वो बोलती है कि क्या हमने पानी को मूव करते हुए देखा? तो शियोन बोलता है कि हाँ, तुमने वैसे ही देखा। फिर वो सोचने लग जाता है कि अब वो सफल होने वाला है तीसरे मैजिक टाइप को डिस्कवर करने के लिए, जो कि होगा वाटर मैजिक। वाटर मैजिक का प्रैक्टिकल यूज तो उतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही लूंगा। फिर वो सोचने लगता है कि जो हवा है उसमें भी काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ह्यूमिडिटी के रूप में, तो उसको अगर मैं अपने मैजिक के अंदर कंबाइन करने का सोचूं तो शायद से कुछ हो सकता है। फिर वो कुछ अपना मैजिक का ट्राई करने का सोचता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके हाथ में नमी का महसूस होता है। फिर वो बोलता है कि जितने अमाउंट का मैजिक अब मैं अपने राइट हैंड पे लाता हूँ वो रफली एक बास्केटबॉल के साइज का होगा और उतनी सी जगह में बस थोड़ा सा ही पानी होता है। फिर वही चीज को ध्यान करते हुए अपने मैजिक को बहुत ही बड़े एरिया में फैलाता है और उस जगह के सारे जो पानी थे उसको अपने हाथ में गैदर कर लेता है और ऐसा करते ही उसके हाथ में एक बड़ा सा वाटर बॉल आ जाता है, जिसे देख के रोज और मारी काफी शॉक्ड होते हैं और मारी उसे बोलने लगती है कि ये तुमने कैसे किया।
तब शियोन बोलता है कि पता नहीं, मैंने बस इतने जगह पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल थे उसको अपने हाथ में जमा कर लिया है। फिर मारी उससे इस मैजिक का नाम पूछने लगती है। तब शियोन थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि हम इसको नाम एक्वा रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद रोज और मारी को भी शियोन सिखा देता है कि इस मैजिक को कैसे किया जाए और वो लोग भी काफी जल्दी सीख जाती है। फिर शियोन सोचने लगता है कि ये सारे जितने भी मैजिक टाइप हैं वो आगे चल के काफी ज्यादा आम हो जाएंगे, इसलिए मुझे और भी ज्यादा नए नए टाइप के मैजिक्स को खोजते रहना होगा। कुछ समय बाद मारी, रोज और शियोन ग्रास्ट के पास चले जाते हैं और उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और ग्रास्ट उनके रिक्वेस्ट को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये सारे लोग एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाते हैं और ग्रास्ट इन सभी को बोलता है कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो करवा रहा हूँ, लेकिन फिर से सोच लो, ये काफी ज्यादा मुसीबत का बात हो सकता है। शियोन मन में सोचता है कि उसे मॉन्स्टर्स के साथ अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखना ही पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएगा, इसलिए वो बोलता है कि नहीं, मैं तैयार हूँ। तब ग्रास्ट अपना बैच दिखाता है जो कि प्लेटिनम रैंक का होता है और रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि इन लोग का रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि आप दोनों इनके हेल्प करने के लिए जाएंगे। तब ग्रास्ट को समझ नहीं आता है कि दूसरा कौन है। तभी वो अपने बगल में गवैन को देखता है जो कि अपना रैंक डायमंड दिखाता है और इस रैंक को अगल बगल के एडवेंचरर देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईएस्ट रैंक होता है। फिर गवैन रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि इन्हें रजिस्टर करवा दो और इन सभी को बोलता है कि चलो बाहर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बाहर जैसे ये सारे लोग आते हैं तो मिलके सॉरी बोलने लग जाते हैं गवैन को। फिर गवेन बोलता है कि हम लोग काफी समय से इस चीज को नोटिस कर रहे थे, जो मारी है वो हमसे नजरें चुरा रही थी, इसलिए हमें शक हो गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये सारे लोग दोबारा से उसे सॉरी बोलते हैं। तभी गवेन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने सोचा था तुम लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ मैंने नहीं सोचा था। लेकिन चलो, ये अच्छी बात है कि तुमने अकेले जाने का नहीं सोचा और अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर को ले जाने का सोचा, इसलिए मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम्हारे ग्रुप में 2 स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर रहेंगे तो तुम लोग काफी कुछ चीजें सीख पाओगे। फिर इसके बाद ये लोग डायरेक्टली पहुंच जाते हैं मॉन्स्टर हंटिंग के लिए। रास्ते में ही देखते हुए काफी सारे जितने मॉन्स्टर आते हैं, गवेन उसे काफी इजीली हरा दे रहा होता है और इस मॉन्स्टर का नाम कोबाल्ट होता है। जो शियोन था वो मन में सोचता है कि मेरे को ये तो पता था कि मेरे फादर इतने ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतने ज्यादा ये नहीं पता था। अगर ये इसी तरीके से इन मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे तो हमारे यहाँ पे आने का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तब गवेन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ मैंने सिर्फ इन मॉन्स्टर्स के नंबर को कम किया है, अभी इस जगह पे और भी कोबाल्ट आ जाएंगे, तब तुम उनसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ये बोलने की देरी थी कि मनुष्यत वहाँ आ ही जाती है, काफी सारे कोबाल्ट आ जाते हैं। तब गवेन बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये लोग गॉब्लिन जितने ताकतवर नहीं होते हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही रहेंगे। फिर इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और गवेन बोलता है कि क्योंकि मारी और रोज अच्छी तलवारबाज है तो उन्हें आगे लड़ना होगा और पीछे से शियोन अपने मैजिक से उन्हें सपोर्ट करेगा। और ऐसा ही होता है, मारी और रोज आगे से उन सारे कोबाल्ट से लड़ने लग जाती है और पीछे से शियोन अपने लाइटनिंग और फायर एबिलिटी का यूज करते हुए तगड़ा ब्लास्ट कर रहा होता है। देखते ही देखते अपने मैजिक्स का यूज करते हुए ये सभी लोग काफी इजीली उन सारे कोबाल्ट को हरा देते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। जो ग्रास्ट और गवेन थे वो भी इस चीज को देख के इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं कि अपनी फर्स्ट लड़ाई के लिए तुम लोग काफी अच्छा परफॉर्म किए हो, लेकिन अभी खुश मत हो, हमें अब नेक्स्ट डेन में जाना है इनके। फिर कुछ समय बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये सारे लोग आज की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। शियोन बोलता है कि मेरे को ये नहीं लगा था कि ग्रास्ट और गवेन के अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना होगा, वो लोग तो अभी तक थके नहीं है। तभी जो गवेन था वो इन सभी को बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से यहाँ रेस्ट करो, तब तक मैं और ग्रास्ट जा रहे हैं और जितना भी अभी तक हमने मॉन्स्टर्स को मारे हैं उनके स्पॉइल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर शियोन, मारी और रोज आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। उतने में शियोन को एक बगल में झोपड़ी दिखाई देती है, तो उसके जी में कीड़ा रहता है, इसलिए वो वहाँ जबरदस्ती जाने के लिए तैयार हो जाता है और मारी और रोज को काफी डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद शियोन को एक पिंजरे में फेरी कैद हुई मिलती है, तो मारी उससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो शियोन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे आजाद करना चाहिए और क्या। और शियोन वैसा ही करता है और वहाँ से फेरी उड़ते हुए चली जाती है। फिर फाइनली सारा काम खत्म करने के बाद ये लोग अपने घर पे लौट जाते हैं, जहाँ पे जो एमा थी वो इनका वेट कर रही थी और वो काफी स्माइलिंग अवतार में इन सभी का वेलकम करती है। जो गवेन था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था एमा से, इसलिए वो उससे नजरें चुराते हुए यहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि मारी और शियोन की हालत काफी ज्यादा एकदम थकी हुई लग रही थी और उनके शरीर पे पता चल रहा था कि वो लोग पिट के भी आए हैं। तो जो एमा थी वो गवेन को पकड़ती है और चुपचाप उसे अंदर लेके जाती है और उसकी बहुत ही धुलाई करती है। फिर उसके बाद वो मारी और शियोन को बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, गवेन ने मुझे पहले से बता दिया था, लेकिन मैं इस चीज से शॉक्ड हूँ कि तुम लोग को इतना ज्यादा चोट कैसे लग गया, तुम्हारे फादर को तुम्हारी चिंता होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो दोनों भी सॉरी बोलते हैं अपनी तरफ से एमा को। फिर एमा बोलती है कि टेंशन मत लो, वैसे कौन नहाने चलेगा। फिर नहाते हुए जो शियोन था उसके दिमाग में बार बार यही चीज आ रही थी कि हम लोग फैमिली हैं। उतने में जो एमा थी वो उसको पीछे से धोने लग जाती है और बाथ टब में पटक देती है। जो मारी और एमा थी काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी नहाने का, जिसमें वो शियोन से भी पूछती है। तब शियोन मन में सोचता है कि फैमिली के साथ इंजॉय करना, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी टाइम ये कब किया था। और फिर वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है।